नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सागर में नीलेश आदिवासी की मौत का बहुचर्चित ये पूरा मामला है। मृतक की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एसपी सागर को नोटिस जारी किया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई बताए सरकार, यह हाईकोर्ट का कहना है। नीलेश आदिवासी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। जबलपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सागर में नीलेश आदिवासी की मौत का यह बहुचर्चित मामला है। मृतक की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एसपी सागर को नोटिस जारी किया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई सरकार ये बताए, हाईकोर्ट का ये कहना है। नीलेश आदिवासी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सागर में नीलेश आदिवासी की मौत का यह बहुचर्चित मामला है। मृतक की पत्नी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और एसपी सागर को नोटिस जारी किया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई सरकार ये बताए। नीलेश आदिवासी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जबलपुर एनएसए कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एनएसए एक्सटेंशन के लिए 7 दिन में केंद्र सरकार से अनुमति जरूरी है। हाईकोर्ट का यह कहना है। केंद्र सरकार को सूचना दिए बिना एनएसए एक्सटेंशन पर हाईकोर्ट का यह आदेश है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। 15 दिन में याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए हर्जाना सरकार चुकाया। जबलपुर के अनुराग ठाकुर ने याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता पर एनएसए की कार्रवाई की गई थी। कानून का पालन किए बिना एनएसए की अवधि बढ़ाई गई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जबलपुर से, जहां एनएसए कार्रवाई पर हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश है। एनएसए एक्सटेंशन के लिए 7 दिन में केंद्र सरकार से अनुमति जरूरी है। हाईकोर्ट का यह कहना है। केंद्र सरकार को सूचना दिए बिना एनएसए एक्सटेंशन पर हाईकोर्ट का यह आदेश है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। 15 दिन में याचिकाकर्ता को 50,000 रुपए का जुर्माना सरकार चुकाए, ये कहना है। और इस बीच एक बड़ी खबर है खंडवा से, जहां बच्चे के गले में एलईडी बल्ब फंस गया। राखी में बल्ब लगा हुआ था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे बाहर निकाला है। तो ये बड़ी खबर है खंडवा से, जहां बच्चे के गले में एलईडी बल्ब फंस गया। राखी में यह बल्ब फंसा हुआ था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे निकाला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं खंडवा से, जहां एक बच्चे के गले में एलईडी बल्ब फंस गया। दरअसल ये एलईडी बल्ब राखी में लगा हुआ था। जिला अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे के गले से एलईडी बल्ब को निकाला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं खंडवा से, जहां बच्चे के गले में एलईडी बल्ब फंस गया। राखी में ये बल्ब लगा हुआ था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने एक नई पहल शुरू किया है। फाउंडेशन ने शुक्रवार को राज्य सरकार के साथ 2 एमओयू किए हैं, जिसके जरिए रायपुर एनआईटी और रायपुर आईआईएम में 172 करोड़ रुपए के इनोवेशन सेंटर और एकेडमिक विंग तैयार किए जाएंगे। इस दौरान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने रायपुर एनआईटी को 71 करोड़ और रायपुर आईआईएम को 101 करोड़ का चेक सौंपा। कार्यक्रम में मौजूद सीएम विष्णु देसाई ने इसे सुखद पहल बताते हुए बड़े बदलाव की उम्मीद जताई। बता दें कि इस समझौते के तहत रायपुर आईआईएम में 202 कमरों का अग्रवाल ओसवाल स्टूडेंट रेसिडेंस तैयार होगा। इसके साथ ही दाऊ राम गोपाल अग्रवाल नॉलेज सेंटर की स्थापना की जाएगी। उसी तरह एनआईटी रायपुर में मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 2 एमओयू हुए हैं। एक तो नीट रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, ये त्रिपक्षीय एमओयू यहाँ पर संपन्न हुआ है। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय रामदेव अग्रवाल जी को। वो यहाँ पर इस एमओयू में 71 करोड़ रुपये
हमारे नीट और राज्य सरकार को दे रहे हैं। IIM रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का संपन्न हुआ है। इसमें नया रायपुर में दाऊ राम गोपाल अग्रवाल एकेडमिक विद्यालय और हॉस्टल इसका निर्माण होगा। IIM रायपुर को 600 से 1200 स्टूडेंट करने का है, उनको कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है एंड टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट IIMs इन द कंट्री। तो हमने बोला भाई कि हम अपना सहयोग दे सकते हैं और उसके चलते हमने वहाँ पर हॉस्टल को डबल करने के लिए और एक एकेडमिक विंग बनाने के लिए बाबूजी के नाम से हमने ये योगदान दिया है। NIT रायपुर के कार्यकाल में और स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में माइलस्टोन आज गढ़ा गया है। इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन आप आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में और NIT रायपुर में देखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को रायसेन जिले के दौरे पर रहे। सीएम यहां सागर मैन्युफैक्चरर्स के लाडली बहना रक्षाबंधन महोत्सव में शामिल हुए। आयोजन के लिए सीएम ने सागर मैन्युफैक्चरर्स को बधाई दी। इस दौरान लाडली बहनों ने 12 फीट की राखी भेंट की। सीएम ने प्लास्टिक पार्क तामोट में नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और आशय पत्र वितरण किए और उद्योगपतियों से संवाद किया। सीएम मोहन यादव ने के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। गृह मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों का विस्तार हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टर आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इसी 10 तारीख को मेट्रो की पूरी ट्रेन यहाँ बनाने वाले हैं। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे, पूरे उत्तर भारत में नहीं है। मुझे गर्व है, ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है, पूजन करना है 10 तारीख के दिन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ड्यूटी बिहार चुनाव में लगने वाली है। यहां के कांग्रेस नेता बिहार जाकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार की खामियां बताने की प्लानिंग में है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक आदिवासी नेता और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत बिहार का पहला दौरा कर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की जनता में नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि बिहार में प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, किसानों की स्थिति, व्यवसायियों की दुर्दशा और शराब नीति से हो रही परेशानियों को बताएंगे। इस संबंध में हाईकमान से दिशा निर्देश लेकर PCC चीफ दीपक बैज जल्द ही बिहार जाने वाले नेताओं की सूची बनाएंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने तंज कसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से डरी हुई है। कहीं वोटरों को साधने के लिए भेज रही है, लेकिन हमारे यहाँ से भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, वो भी विधानसभा में जाके ऑब्जर्वर रूप में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की नाकामियों को और वहाँ की स्टेट सरकार की, डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार रही। इन्होंने कोयला घोटाले में नया आयाम गढ़े, शराब घोटाला कैसे होता है ये दिखा दिया, दवाई गरीबों की कैसे लूटी जाती है, बड़ा भ्रष्टाचार किया, गोठानों में भ्रष्टाचार किया, गरीबों का चावल चुराया। इनको यही आता है। अब ये बिहार जा रहे हैं, बिहार में यही समझाएंगे जनता को। और अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामारी जायसवाल शुक्रवार को पेंड्रा दौरे पर रहे। इस दौरान वे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला प्रशासन के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी उन्होंने दिए। वहीं गुरुवार को मनेन्द्रगढ़ में जनप्रतिनिधियों और डीएफओ के बीच विवाद मामले पर कहा कि अधिकारियों को बातचीत के दौरान संयमित होना चाहिए, खासतौर से जब जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हों। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मामले में चंपा देवी पावले और रेणुका सिंह के साथ डीएफओ की बैठक हुई है, जिसमें मामले का पदक्षेप हो गया है। निश्चित रूप से अधिकारियों को भी अपने इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए और संयमित होना चाहिए कि कब किस भाषा शैली का उपयोग करना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता से चुने होते हैं और बहुत ही मेहनत के बाद और कई पैमाने पर खरा उतर कर वहाँ तक पहुँचते हैं। और जनप्रतिनिधियों का लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान है, सम्मान होना चाहिए। पेरमन महाराज के समर्थन में उतरे बाबा बागेश्वर, उनका विरोध करने वालों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि इस देश में सत्य बोलना सबसे कठिन है। प्रेमानंद जी का विरोध करना बताता है कि कई लोगों को
पेट की बीमारी है। भी सही है कि हर स्त्री बुरी नहीं होती, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर मजहब में व्यक्ति बुरे नहीं होते, सब पर कुछ तो होते हैं। उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी। हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है। आज भी सही है कि हर स्त्री बुरी नहीं होती, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर मजहब में व्यक्ति बुरे नहीं होते, सब पर कुछ तो होते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम की, जहां 11 शरणार्थियों को महाराष्ट्र से साथ लेकर आए आस्थावान शेख बाबन ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। सनातन प्रेमी शेख और दूसरे सनातनियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो व्यक्ति मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करता है वही सच्चा धर्म प्रेमी है। जो व्यक्ति मानवता को कुचलता है वो कभी धर्म प्रेमी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी धर्म या मजहब से कोई आपत्ति नहीं, हम तो अपने हिंदुओं और सनातनियों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं अकोला जिले से आए शेख बाबन ने कहा कि उनकी बागेश्वर धाम आने की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने कहा कि वो सनातन से बहुत प्यार करते हैं। शेख देश के कई हिस्सों में स्थित सनातन मंदिर में जाकर दर्शन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ दुर्ग संभाग की महिलाओं ने नया रायपुर स्थित तूता में धरना दिया। मितानिनों का बुधवार से संभागवार धरना चल रहा है। मितानिनों की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें एनएचएम में संविलियन, मानदेय क्षतिपूर्ति में 50% वृद्धि, किसी भी एनजीओ के साथ काम नहीं करना है। बता दें कि प्रदेश भर में मितानिनों की संख्या करीब 72,000 है। उनका यह धरना 5 दिनों तक संभागवार चलेगा। शनिवार को राखी के दिन बिलासपुर संभाग में और 10 अगस्त को सरगुजा संभाग, 11 अगस्त को बस्तर संभाग की मितानिन महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगी। विष्णुदेव साय जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री सीधा स्टेट से चाहिए मितानिन एमटीबीसी हेल्प। 11 महीने से हमको एनएचएम में संविलियन का प्रक्रिया चल रहा है करके घुमा रहे थे और अब बोल रहे हैं कि दिल्ली के एनजीओ को दे दिया गया है। तो ये तो कुआं से निकाल करके खाई में ढकेलने वाली बात हो गई। सब बड़े दुखी हैं और सरकार से निराश भी हैं। इसीलिए हमने ये तय किया, हमारी सभी मितानिन एमटीबीसी हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर सभी की सहमति से हमने ये तय किया कि हम संभागवार धरना स्थल में यहाँ पर बैठेंगे। कल से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। कल सागर जिले के सनौदा में रक्षाबंधन से एक दिन पहले 4 दोस्त बेबस नदी में नहाते समय डूब गए। 5 युवक रिछड़वार घाट पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे और इसी दौरान 4 दोस्त पानी में उतरे थे। घाट में मौजूद लोगों ने उन्हें डूबता देखा, शोर मचाया, लेकिन तब तक वे गहरे पानी में चले गए। घटना शुक्रवार शाम की है। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण और एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक युवक पानी में उतरा और डूबने लगा। उसके साथी उसे बचाने के लिए एक एक करके पानी में उतरे और सभी डूब गए। डूबने वाले युवकों की पहचान सनी अहिरवार, राज अहिरवार, सुमित अहिरवार और निखिल अहिरवार के रूप में हुई है। नदी में डूबे 4 युवकों में 3 युवक सागर के खुशीपुरा और एक रिछावर गांव का रहने वाला है। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ये 5 लड़के थे और ये 5 लोग नदी के किनारे घूमने के हिसाब से गए थे। फिर 4 लड़के उसमें से नदी में उतर गए थे और फिर उतरने के बाद वो वहीं नदी में बह गए हैं। बेबस नदी है ये और एक लड़का अभिषेक है, वो उसमें अभी बचा हुआ है। 4 लड़कों की बहने की सूचना है। उनको हमारी एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम लगातार सर्च कर रही है। मंदिर के पास में 4 युवक की सूचना प्राप्त हुई है। मैं भी सूचना मिली तो मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ और जिलाधीश से भी बात की है। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। कुल मिलाकर ये अभी खोजने का काम चल रहा है। बच्चे के लिए भगवान से मन्नतें मांगते हैं, डॉक्टरी इलाज में लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि उन्हें संतान का सुख मिल सके। लेकिन रायपुर में किसी ने 1.5 साल के बच्चे को लावारिस छोड़ दिया। ये बच्चा कौन है, इसे किसने छोड़ा, जैसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
रायपुर के बिरगांव में लावारिस हालत में एक बच्चे के मिलने के मामले में एक नया मोड़ आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बच्चे को एक दिन पहले एक युवती और एक युवक के साथ देखा गया था। जिस जगह पर बच्चे को छोड़ा गया था उस जगह पर IBC 24 की टीम पहुंची तो पता चला एक कपल बच्चे को छोड़कर वहां से चलते बने। ये दोनों कौन थे, उनका आपस में क्या संबंध है और उन्होंने इस बच्चे को क्यों छोड़ा, ये अब तक पहेली बनी हुई है। ये बिरगांव इलाके का ये हिस्सा है। इसी ऑटो में उस बच्चे को छोड़कर कोई चला गया। एक चिट्ठी साथ में छोड़ दी जिसमें लिखा था कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इसी जो मिनी टेम्पो है यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ था और जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट रख दिया था और उसके बाद वो चिट्ठी छोड़ के जो था वो चला गया, जो बच्चे को लेकर आया था। बच्चा को ये लोग गाड़ी से उठा लिए थे नीचे और खिला रहे थे। तो मैंने आसपास पता लगाने की कोशिश की। जब इन लोगों ने बस्ती वालों से पूछा तो इन्होंने ये जानकारी दी कि एक दिन पहले इस बच्चे के साथ में 2 लेडीज़ जेंट्स जिनकी उम्र लगभग 20-25 साल होगी, ये लोग यहाँ घूमते रहे हैं। गंभीरता से इस विषय पर जांच होनी चाहिए। अब एक स्थानीय महिला इस लावारिस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते बच्चे को पुलिस के हवाले करना पड़ा। बढ़िया स्थिति में मिला था, अपना खाया पिया, बढ़िया से नहवावल गए, नहवा वहाँ के ओकरा कपड़ा उपड़ा पहना के पाउडर टीका करके तब हम लोग बिठाए। सब आदमी सोचे कि हम लोग बच्चे रख लेते हैं, बाकी हमारा पार्षद भैया बोले कि नहीं, हम लेके जा रहे हैं। बच्चे के पास एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें लिखा है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, गुड बाय, मेरे बच्चे को कोई अपना लेना। फिलहाल मासूम मातृशक्ति सेंटर में है। बीच बीच में रोता है, घबराता है, ठीक तरह से बता नहीं पाता कि वो कहाँ रहता था, उसके माँ बाप कौन है, लेकिन अपनी मासूम आंखों से वो एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। सुमन पांडे, IBC 24, रायपुर। मुरैना जिला अस्पताल इन दिनों इलाज से ज्यादा गुंडागर्दी के लिए सुर्खियों में है। ताजा मामला एक बुजुर्ग से मारपीट का है। एक बुजुर्ग मरीज को जो इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, उसे अस्पताल में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड ने घसीटते हुए अस्पताल से बाहर निकाल दिया। घटना का वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। गार्ड उसे बेरहमी से घसीटते हुए खींचकर गेट के बाहर निकाल दे रहा है। अस्पताल में तैनात इन दोनों गार्ड में न कोई मानवता है, न ही कानून का डर है। वीडियो सामने आने के बाद में स्वास्थ्य विभाग ने दोनों गार्ड की ड्यूटी से निकाल दिया। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटना अगर कोई भी जिला अस्पताल में करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, इस तरह का वीडियो मैंने देखा है। 2 गार्ड मिलकर एक व्यक्ति को घसीट रहे हैं, जिससे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता, ये अमानवीय है। जानकारी मिली है कि वो शराब पी रहा था, वो नहीं जा रहा था इसलिए उस तरह से, लेकिन फिर भी इस तरह कोई घसीट नहीं सकता। उन्हें उठाकर भी बाहर किया जा सकता है। मैंने सिविल सर्जन से बात की, सिविल सर्जन ने कंपनी पर 5,000 का जुर्माना लगाया है और वो गार्ड को हटा दिया है। रीवा जिले में 50 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का मामला सामने। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की रीवा शाखा ने मामले में FIR दर्ज की है। मामले में शिकायतकर्ता ने नियम तोड़कर एक ही ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता BK माला ने की है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग यानी PWD और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में कहा गया कि विभाग में टेंडर प्रक्रिया के दौरान नियम विरुद्ध बार बार रिवाइज प्रक्रिया अपनाकर एक ही ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। खुलासा हुआ कि विभागीय नोटशीट में रीवा विधायक का नाम तक दर्ज है, जिसमें टेंडर की राशि बढ़ाने की सिफारिश का उल्लेख है। आरोप है कि अधिकारियों ने इस सिफारिश को आधार बनाकर नियमों की अनदेखी करते हुए 1 करोड़ के ठेके को ठेकेदार को दे दिया। घोटाला सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद उजागर हुआ है। शिकायत में रीवा शहडोल संभाग के प्रभारी EE विनय कुमार श्रीवास्तव, विद्युत विभाग के D और SDO सहित कई अधिकारियों को नामजद किया गया है। देखिए, अभी रिसेंटली लगभग 15 दिन पहले करीब कंप्लेंट रजिस्टर हमारे यहाँ हुई है और जैसा हमारा जो SOP है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई चल रही है। वेरिफिकेशन लेवल पर भी कार्रवाई है। इसमें जो EE तत्समय थे मिसेस विनय श्रीवास्तव, उनके खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है और आई थिंक वो रिटायर्ड भी हो गए हैं। इसमें आर्थिक हमने एक कार्यपालन लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के
प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी के विरुद्ध और विद्युत विभाग के डी के विरुद्ध और साथ में वहाँ कार्यपालन यंत्री के एसडीओ सब इंजीनियर के विरुद्ध एक लिखित शिकायत हमने माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश रीवा को प्रेषित की थी, जिसमें हमने आरोप लगाया था कि लंबाई के नाम पर और रिवाइज करने के नाम पर 2 करोड़ का टेंडर को बढ़ा के लगभग 50 करोड़ किया गया था। तमाम कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म द उदयपुर फाइल्स शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। यह फिल्म साल 2022 के चर्चित दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी है। 28 जून 2022 को रियाज अख्तर और गौस मोहम्मद नामक 2 युवा ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए थे और कन्हैया की हत्या कर दी थी। इस फिल्म को लेकर रायपुर के दर्शकों की क्या राय है, देखिए रश्क गौरी की ये रिपोर्ट। एक नया ट्रेंड चला है और ये जो मौजूदा नया ट्रेंड है वो ये है कि जब भी कोई सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म रिलीज होती है तो उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जुड़ ही जाती है। और ताज़ा कंट्रोवर्सी अभी जो हालिया रिलीज जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स, जो वाकई में सच्ची घटना पर आधारित है, उसको लेके भी कई तरह की कंट्रोवर्सी हमने देखी है। कभी उसकी रिलीज डेट को लेके उसमें स्टे लगाने की कोशिश की गई, तो कभी ये कहा गया कि ये फिल्म समाज में उन्माद फैलाने के लिए खास कर बनाई गई है। और ये जो कंट्रोवर्सी फिल्म है, आखिर इसमें ऐसा क्या कुछ है, इस कंट्रोवर्सी को भी हम जानेंगे, फिल्म देखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उदयपुर फाइल्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर किस वजह से ये मूवी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और क्या वजह है। सर, उदयपुर फाइल्स रिलीज हुई है, आप भी क्या मूवी देखने आए हैं? जी। ऐसी कौन सी वजह बताई जाती है जिसने आपको खींच कर सिनेमा हॉल तक लेके आई है? एक्चुअली जो कन्हैया लाल साहू का स्टोरी है उसका मतलब जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था और ऐसा क्या चीज़ है जो उसको बैन करने के लिए पूरे लगे हुए थे, बस ये। और मतलब उस मूवी को देख के मतलब आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है देश में और कैसे सब रह रहे हैं, तो देश के बारे में जानने को। कलर सिनेमा के भी मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि कितने ऐसे शोज हैं जो चल रहे हैं और लोगों में कितना क्रेज यहाँ पे बढ़ चढ़कर बोल रहा है। सर, उदयपुर फाइल्स आज रिलीज हुई है, कितना क्रेज इस मूवी का देखने के लिए मिल रहा है? अभी इसका मूवी का क्रेज है, लेकिन इसका विवाद भी चल रहा है, ऐसा सुनने में आया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ से कुछ अभी आया नहीं कि विवाद है कुछ भी, लेकिन अभी उसका फीडबैक भी अभी अच्छा आ रहा है देखने के हिसाब से। लोग अभी ना अराउंड 30 टिकट्स बिकी हुई हैं, अभी अब देखो ऑफलाइन कितना बिकता है। एक्चुअली क्या वीकेंड है और हमारे मित्र ने प्लान किया कि आज आइए सब लोग बैठ के जरा उदयपुर फाइल्स देखें। और उदयपुर फाइल्स के बारे में कोई जानकारी वैसे है नहीं मुझे, और पिक्चर देखने के बाद समझ में आएगा मूवी कैसी है। अभी कुछ इस तरह के कंटेंट की मूवी आती है तो उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है, और उस कंट्रोवर्सी के दौरान हमने देखा है कि विवाद की स्थिति भी कई बार सिनेमा हॉल में बन जाती है। उस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए आप लोगों की कितनी तैयारी है? हम लोग की तैयारियाँ ये थी कि हम लोग जो पास का जो पुलिस थाना होता है वहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं कि हमारे यहाँ ये मूवी लगी है, अगर कुछ भी अगर सिचुएशन होता है तो 1-2 सिपाही अपने यहाँ भेज देते हैं। तो देखिए, दर्शक तो अब धीरे धीरे सिनेमा घरों तक खिंचे चले आ रहे हैं। अब हालांकि मूवी देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे मैं भी चली आई हूँ और साथ ही दर्शक भी आ रहे हैं। मैं जस्ट अभी उदयपुर फाइल्स देख के निकली हुई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मेरे हिसाब से ये फिल्म कैसी रही। मेरे रिव्यू से पहले हम जान लेते हैं जो दर्शक इस मूवी को देखने के लिए पहुंचे हुए थे वो कितनी रेटिंग इस फिल्म को देखते हैं। नज़र में अच्छी है, पिक्चर अच्छी बनाई गई है, स्टोरी मतलब जो होनी चाहिए, मतलब एक सच्चाई पे आधारित है पिक्चर। अच्छा लगा देख के हमें भी। अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, सभी की बेस्ट है, अच्छी मूवी है, मतलब नॉलेज वाइज मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी। हालांकि पूरा चीज़ नहीं दिखाया गया है जो हम लोगों ने पहले जाना था, यदि पूरा चीज़ दिखाया जाता तो लोग ज़्यादा समझते हैं इस बारे में। मैम, पहला जो फर्स्ट हाफ है मूवी का वो बहुत झिला हुआ है, मतलब आपको देख मतलब टाइम पास लगेगा, और सेकंड हाफ जो है आपको थोड़ा सा उसमें अच्छा लगेगा। जो सच्ची घटना है उसमें आप अगर आप भरोसा रखते हैं, आपको देखना पसंद है तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे ठीक ठाक है मूवी। 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 3। मैम देखिए, हम जैसे हमारे रोज़मर्रा के जो हम लोग काम करते हैं वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी बनते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, तो इसमें ये मूवी जो है उस पर कोई ऐसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से इसको देखना चाहिए लोगों को।
कितना रेटिंग देंगे? मैम 5/4 देना चाहूँगा। और आप? सेम 5/4। तो देखो, रिव्यू आपने जान लिया, अब आप जान लीजिए जो जाने माने फिल्म समीक्षक हैं तरुण आदर्श, उन्होंने इस फिल्म को 3.5 की रेटिंग दी है। अब रही मेरी रेटिंग की बात, तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर में फिल्म बेहद बोझिल नज़र आती है, क्योंकि जितनी स्क्रिप्ट की कसावट होनी चाहिए थी और हालांकि उतनी वो हमें नज़र नहीं आई स्क्रीन, तो इसी लिहाज से मैं रश्क गौरी इस फिल्म को 2.5 की रेटिंग दूंगी। IBC 24 के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रत्नेकर के साथ मैं रश्क गौरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाई बहन के अटूट प्यार, विश्वास, सम्मान का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में 9 अगस्त से निकल मनाया जाएगा, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दर्रीपारा में शुक्रवार को ही राखी की खास रौनक देखने को मिली। यहाँ छात्राएं पुलिस कैंप पहुंचे, नक्सल क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात जवानों को राखी बांधी, परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर और रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने जवान भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। इन मासूम बहनों को देख जवान भी भावुक उठे। उन्होंने कहा कि इस पल ने उन्हें अपने घर और सगी बहनों की याद दिला दी। घर से दूर रहकर भी आज घर की कमी महसूस नहीं हो रही है। वही जवान भाइयों ने बहनों को राखी बांधने के बदले उपहार के साथ आशीर्वाद भी दिया। लोग आज पुलिस कैंप में आए और देशभक्तों इन जवानों को राखी बांधे। इन लोगों ने हमको मिठाई दी, हम खुश हो गए। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल के बच्चे हमारे बीच आए और हमारी कोबरा बटालियन के जवानों को रक्षाबंधन मिलकर मनाया गया। सभी को राखी बांधे। ये उत्सव बड़े धूमधाम से भाई बहन का जो प्यार है, हम लोग जो कि अपने घरों से दूर ड्यूटी करते हैं तो घर नहीं जा पाते त्योहारों में, तो हमारे बीच आकर एक ऐसा माहौल बनता है इन बच्चों के बीच में कि हमें ये महसूस नहीं होता कि हम लोग घर से अपने दूर हैं। और बहुत अच्छा इनके बीच में रक्षाबंधन त्यौहार मना, बड़ा अच्छा लगा। तो रक्षाबंधन के एक दिन पहले भिलाई में हजारों बहनों ने यूथ सिख सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को राखी बांधी और अपनी सुरक्षा का वादा लिया। भिलाई के हथखोज स्थित HTC कैंप में सुबह से लेकर शाम तक रक्षाबंधन का दौर चलता रहा। यह आयोजन यूथ सिख युवा समिति की महिला विंग की ओर से आयोजित की गई। समिति की महिलाओं ने बताया कि यूथ सिख सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह हर किसी के यहाँ सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। वहीं युवा सिख समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आज बहनों ने अपना प्यार और आशीर्वाद के रूप में राखी बांधी और वे भी उनकी रक्षा करने वचन उन्होंने दिया है। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को स्कॉलरशिप, बस्ता और किताबें बांटी। राखी बांधने के बाद बहनों को गिफ्ट भी दिए, जिसे पाकर बहनें के चेहरे खिल उठे। भाई हमारे साथ ऐसे खड़े हैं कि हमको क्या, अपने भाई तो हमारे दूर है लेकिन ये पास में है ना। तो जो चीज़ की हमारे को ज़रूरत रहती है, बच्चों की पढ़ाई से लेके बिहार तक, और फिर भी दवाई पानी, किसी का नशा मुक्ति वालों का, सब चीज़ हमारे भाई करते हैं। इंद्रजीत सिंह छोटू वीर जी जो हैं वो हमारे हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आंधी हो तूफान हो। अगर हम उन्हें एक बार उनसे बात करते तो हमारी हर संभव मदद करते, तन मन धन से हमारी मदद करते। तो हमें भी लगा कि हमें छोटा सा एक राखी के बंधन के रूप में थोड़ा सा इनके साथ हम अपना प्यार प्रदर्शित कर सके, इसलिए हमने ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। यूथ सिख सेवा समिति की महिला विंग्स ने ये कार्यक्रम रखा है और इतना प्यार मुझे अब मेरी बहनों से मिला है कि ये सिर्फ एक डोर नहीं है, विश्वास है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। मैंने अपने सगे भाई को राखी बांध दी पर उन्होंने मुझे अपने सगे भाई के बराबर माना और मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। एक ये होता है कि भाई इस रक्षाबंधन के बदले उनकी रक्षा करता है, पर बहनें भी भाई की रक्षा करती हैं अपने आशीर्वाद, अपने प्यार से। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार मिला और मैं अपनी बहनों के हर सुख दुख में उनके साथ रहूँगा। तो देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कटनी से, जहां छात्रों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को स्नेह के साथ राखी बांधी। थाना परिसर में रक्षाबंधन का माहौल पूरी तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रंग में रंग गया। इसके बाद आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर की, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुजुर्गों और बच्चों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंताक्षरी भी खेली, साथ ही विजयवर्गीय ने कई भजन भी गाए। गुना में स्कूली छात्राओं ने कैंट थाना प्रभारी अनूप भार्गव सहित पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और एक संदेश भी दिया। छात्राओं ने कहा कि हमारी रक्षा का जिम्मा जैसे हमारे भाई निभाते हैं, वैसे ही आम जनता की सुरक्षा का फर्ज पुलिसकर्मी निभाते हैं, इसलिए हम उन्हें
राखी बांधने आए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राखी के रंग में सभी रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कटनी, जहां छात्राओं ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को स्नेह के साथ राखी बांधी। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुजुर्गों और बच्चों के बीच पहुंचे। उन्होंने अंताक्षरी भी खेली और इसके साथ ही आप तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर देखिए छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 1 साल के मासूम बच्चे के गले में एलईडी बल्ब फंसने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मासूम के परिजन आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने डॉक्टर को बताया कि उनका बेटा उल्टियां कर रहा है, बहुत रो रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे का चेकअप किया। एक्सरे में पता चला कि बच्चे के गले में कोई एलिमेंट फंसा है। जांच रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के गले से एलईडी बल्ब निकाला। बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि एलईडी बल्ब राखी में लगी थी। बच्चे के लिए मतलब फैंसी राखी लाए थे, वो बल्ब उसने उसको तोड़ के वो निगल लिया, कब हमको पता ही नहीं चला। फिर बाद में उसको कुछ दूध पिलाया, फिर दूध पिलाने के बाद वो उसकी उल्टी चालू हुई तो फिर वो हम तो घबरा गए। फिर उसके बाद लेके आए उसको अस्पताल सीधा। इमरजेंसी में रक्षित पिता नाम मनीष, बच्चा आया था एकदम से उल्टी करते हुए। तो जब हमने उसका एग्जामिनेशन वगैरह करा और देखा कि उसको कोई और फाइंडिंग नहीं थी, अचानक से उल्टियाँ हो रही थी। तो जब हमने उसका एक्सरे वगैरह करा तो उसमें कुछ फॉरेन बॉडी टाइप का हमें दिखा। रक्षाबंधन चल रहा है तो राखी में भी एलईडी बल्ब लगे रहते हैं, तो वही बच्चे को राखी दी थी, उसमें से उसने वो निकल लिया था, जिस कारणवश उसके लिए ये समस्या हो रही थी। खबर भोपाल से, जहां भगवान राम की बहन शांता की तरफ से रामलला को राखी भेंट की गई। शनिवार को पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर पुजारी रामलला को उनकी बहन की तरफ से आई राखी बांधेंगे। दरअसल भगवान राम की बहन शांता का मंदिर श्रृंगी ऋषि शेरवा घाट पर है, जहां से हर साल भगवान रामलला के निर्मित रक्षाबंधन समर्पित किया जाता है। इस साल भी हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर रामलला के लिए खास तौर पर राखी तैयार की है, जो मां शांता की तरफ से उनके भाई यानी कि रामलला को समर्पित की जाएगी। और इस दरमियान 6 अगस्त से चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के बीच श्रृंगी ऋषि में पूर्णाहुति हुई। अयोध्या में सरयू के तट पर वहाँ माता शांता का मंदिर है। 6 तारीख को वहाँ पर राखी पूजन हुआ था। माता शांता अपने भाई राम को राखी बांध रही हैं, ऐसी मूर्ति बालू से बनाई थी। श्रृंगी ऋषि आश्रम से भगवान राम के लिए राखी यहाँ पर आता है जो हर साल, और भगवान राम के लिए मानने के लिए, उसी के लिए जो है सब लोग आज लेकर के करीब 300 से 400 के बीच में सब लोग भक्तगण लोग आए हुए हैं। तो रक्षाबंधन के खास मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। बिना रिजर्वेशन यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से रक्षाबंधन पर्व पर 3 विशेष ट्रेन चलाई जा रही। ये सभी ट्रेन आज से संचालन में आ चुकी हैं। ये ट्रेनें भोपाल से रीवा और रीवा से भोपाल के बीच चलेगी। इसके अलावा 2 अन्य विशेष ट्रेन भी रक्षाबंधन पर चलेंगी। इन ट्रेनों का रूट रानी कमलापति, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, बुड़वारा, मैहर, सतना और रीवा है। इस ट्रेन में कुल 18 कोच होंगे, जिनमें 4 कोच 3rd AC, 5 कोच 3rd AC इकोनॉमी, 5 कोच स्लीपर और 2 कोच जनरल होंगे। अभी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए अपने जबलपुर जोन ने 3 जोड़ी स्पेशल गाड़ियाँ चलाई हैं, जो कि रीवा से रानी कमलापत के बीच में चलेंगी। वो अलग 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 3 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रक्षाबंधन की भीड़ को देखते हुए अभी वेटिंग आप
ये मान लीजिए AC 2 टायर में जनरली 20 वेटिंग तक जा रही है, AC 3 टायर करीब 30 से 35 जा रही है और स्लीपर में सामान्य तौर पर 50 से ऊपर की वेटिंग चल रही है। सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित मुख्यमंत्री सुशासन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन IIM रायपुर में पढ़ाई कर रहे मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें सुशासन की बारीकियों से अवगत कराया, साथ ही उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ सुशासन और अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है। सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के सभी मार्गों को बंद करने की है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता को सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यही असली सुशासन है। आनंद के फेलो हर्षवर्धन ने जब मुख्यमंत्री से उनके ग्राम बगिया के पंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने की सफर की सबसे महत्वपूर्ण सीख पूछी तो मुख्यमंत्री साय ने अपने राजनीतिक और पारिवारिक संघर्षों को साझा किया। की सरकार में भी सुशासन स्थापित होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और हमारी इच्छा थी कि यहाँ पर एक अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हो और शायद ये पहला स्टेट होगा जहाँ पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन हुआ है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस फेलोशिप ये जो कोर्स लागू करना ये भी उसी का एक कदम है और हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस कोर्स का चयन किए हैं, तो आप लोग इस प्रदेश के आगे चल के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया में जंग छिड़ी है, खासकर कार्टून और पोस्टर वार चर्चा और विवादों का विषय बन गया है। इसमें शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत गरिमा को ताक पर रखकर कार्टून बनाए गए और सोशल मीडिया पर शेयर भी किए जा रहे हैं। किसी पोस्टर में नेता की बंदर तो किसी में कुत्ता दिखाया जा रहा। हालांकि अब कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता इस पर अंकुश की बात कह रहे हैं। बड़े नेताओं के खिलाफ में आज जिस तरह से चरित्र हनन इसके माध्यम से कर रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, कार्टून बनाए या उनकी ओर जो है हम लोग स्पष्ट रूप से उसको इस फला नेता के बारे में हम लोग कुछ भी स्तरहीन इस तरह के हम लोग टिप्पणी करें, कार्टून बनाए, ये अनुचित है, पूरी तरह से उचित नहीं है और इसका पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध किया जाना चाहिए। जो भी बातें हों, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी के बाद उनकी कार्यकारिणी, बिना कार्यकारिणी और निगम मंडलों, आयोग और प्राधिकरण में सियासी नियुक्तियों की सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता संगठन की नेताओं की इन मुद्दे पर पार्टी हाईकमान से चर्चा हुई। दावेदारी कर रहे नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है, साथ ही बड़े नेताओं की आपस में मुलाकात भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बंद कमरे में लंबी मुलाकात की, जिसके बाद इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सौजन्य भेंट के लिए आए थे। हमारे जिलों की कार्यकारिणी बनना है, कुछ मंडल रह गए हैं और उसके बाद हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और निगम मंडल और जो भी शासकीय नियुक्तियां हैं सभी पे हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के हमारे सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत चल रही है और निश्चित समय में हम हर चीज़ एडजस्ट कराने के लिए कहें किससे, एडजस्ट कराने के लिए कहे कोई किससे, यही समझ में नहीं आ रहा है ना। अंधी कौन में घुसे हुए हैं और वो देखने क्यों भैया हो बस ये चल रहा है। ग्वालियर में 6 अगस्त को शराब कारोबारी के मुनीम से 32 लाख की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 लुटेरों को मुरैना और राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 20 लाख रुपए बरामद किए। मामले में पुराना कर्मचारी ही मास्टरमाइंड निकला। खुद डीजीपी ने एसपी को आदेश देकर 48 घंटे में लुटेरों को गिरफ्तार करने को कहा था, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने ऑपरेशन 48 चलाया।
टीम में 80 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया। ग्वालियर से दिल्ली तक पड़ताल की गई, साथ ही 500 से ज़्यादा कैमरे को खंगाला गया। इस दौरान पता चला कि लुटेरे तो ग्वालियर चंबल के ही हैं। पुलिस ने शराब कारोबारी से उनके पुराने कर्मचारियों की लिस्ट मांगी। इस दौरान शिवम कुशवाहा नाम का नाम सामने आया, जो शराब कारोबारी लक्ष्मण शिवहरे के यहाँ काम करता था। उसे बैंक में कैश जमा करने का समय पता था, जिसके बाद शिवम ने बाकी साथियों के साथ लूट का प्लान बनाया। 2 दिन शिवम कुशवाहा, दीपक कुशवाहा, विजय गुर्जर और राहुल ने रैकी की। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक और आरोपी विकास गुर्जर जो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। 30 लाख के आसपास का अमाउंट को लूटा गया था। टीवी कैमरे चेक किए तो पाया कि जो लूट की घटना में शामिल तीनों बदमाश थे वो मोटरसाइकिल को खड़ा करके मुरैना की तरफ जाने वाली बस से रवाना हुए हैं। मौके पे मोटरसाइकिल पर सवार लोग थे। जो गाड़ी चला रहा था दीपक कुशवाहा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। राहुल गुर्जर को भी अरेस्ट किया गया है, कार जब्त कर ली गई है। इस घटना का जो प्रमुख एक आरोपी है विकास गुर्जर, वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली किसी नदी पर बनने वाली ग्वालियर की एलिवेटेड रोड सवालों के घेरे में है। 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली एलिवेटेड रोड की डीपीआर को पहला फेज खत्म होने के दौरान बदल दिया गया, जिसके कारण ये एलिवेटेड रोड हेलीकॉप्टर शॉट से सांप की तरह लहराती हुई नजर आ रही है। साथ ही डीपीआर चेंज होने से इस पुल पर खतरे बढ़ गए हैं। ये सवाल खुद इस प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले अधिकारी उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो से एलिवेटेड रोड का ये प्लान। लहराती, बल खाती ये ग्वालियर की एलिवेटेड रोड, जिसका निर्माण केंद्र और राज्य सरकार की मदद से ग्वालियर के बढ़ते हुए ट्रैफिक को लोड कम करने के लिए किया जा रहा है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। पहले चरण में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से ट्रिपल ITM के पास तक बनाई जा रही है। यह काम लगभग 70% पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की एलिवेटेड रोड गिरवाई चौक से लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक तैयार होगी। इसे पहले चरण की एलिवेटेड रोड से मिलाया जाएगा, लेकिन इसका काम केवल 8% हुआ है। इस रोड के शुरू होते ही शहर की प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक का भार 75% तक कम होगा। जाम से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। रोड 5 जिलों भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और दतिया को जोड़ेगी। क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये एक बड़ी सुविधा बनेगा। रोड के निर्माण में कुल 293 पिलर बनाए जा रहे हैं। 13 विशेष लूप तैयार हो रहे हैं, जिससे आवागमन के आसान होने का दावा है। हालांकि अब एलिवेटेड रोड की डीपीआर में बदलाव किया गया है। जो एलिवेटेड रोड केवल नदी पर प्लान की गई थी, उसके पहले फेज में बदलाव किया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले निगम के पूर्व आयुक्त विनोद शर्मा को गलत लग रहा है। वो मानते हैं कि इससे एलिवेटेड रोड पर हादसे बढ़ेंगे, साथ ही शहर की सुंदरता भी कम होगी। वहीं दूसरी ओर PWD के इंजीनियर इस रोड की खूबियां गिना रहे हैं। तो अब मुझे सुनने को मिल रहा है कि फूल बाग से इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि टोटली गलत है। पॉलिटिकली भी अब इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है कि पॉलिटिकल रीज़न है, इसको कोई जानना नहीं चाहता। परंतु जब ये एलिवेटेड रोड जब नाले पे बनी है तो नाले पे ही रखना चाहिए, नाले से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जो पहला फेज़ का काम है वो 70% लगभग ख़त्म हो गया है कार्य, लेकिन जो सेकंड फेज़ का काम है वो नवंबर 2024 में उसकी अपॉइंटमेंट डेट थी और वो कार्य 4 महीने हो गए हैं उस कार्य को भी चलते हुए, और लगभग 8 से 10% काम खत्म हो गया है। वहीं 15 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मूल डीपीआर के बदले जाने से न केवल हादसे बढ़ेंगे, बल्कि भोपाल जैसा L शेप का पुल बनेगा, जो खतरा बढ़ाएगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार रही है। अचानक से प्लान चेंज कर देना, रसूख में आके प्लान चेंज कर देना, जो एलिवेटेड रोड जो हमारे सुरनगढ़ में बनना था उसको हटा के एक साइड कर दिया। वो एक साइड करने से क्या हुआ है कि वो रोड को अब लहराया जा रहा है, उस रोड को अब लहराया जा रहा है। कोई आवश्यक नहीं है कि एक प्लान बनने के बाद अगर उससे ज़्यादा सुविधाजनक कोई प्लान बनता है तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि परिवर्तन किया है तो तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेने के बाद कुछ ना कुछ किया होगा। मुझे लगता है जो होगा ग्वालियर के हित में होगा। बहरहाल इस एलिवेटेड रोड को देश की जानी मानी PNC कंपनी बना रही है। इस प्रोजेक्ट में हाईटेक तकनीक और दक्ष इंजीनियर्स की मदद ली जा रही है। PWD और दूसरे विभागों की देखरेख में निर्माण हो रहा है, लेकिन DPR को लेकर जो प्लान चेंज हुआ है उस पर आने वाले वक्त में मुद्दा और गर्माने वाला है।
1100 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश का पहला किसी नदी पर बनने वाला एलिवेटेड रोड अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसकी डीपीआर को चेंज कर दिया गया है और डीपीआर चेंज होने से उसको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाले ही पूर्व अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ साथ हादसे भी बढ़ेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब उसको लेकर किस तरह के जवाब आते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। राजस्थान से सटे सीमावर्ती जिला मंदसौर में जीबीएस वायरस फैलने से यहाँ पर दहशत का माहौल है। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर गांव में कई लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। इस खतरनाक वायरस के चलते यहाँ एक बच्चे की मौत हो गई है। सर्वे के दौरान कई लोगों में इसके लक्षण सामने आए हैं, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें मंदसौर, अहमदाबाद और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि प्रशासन ने रोकथाम के लिए 2 डॉक्टर और 20 स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम गांव में तैनात कर दी है। डॉक्टर के मुताबिक इस बीमारी में मरीज को सर्दी, जुकाम और बुखार के बाद पैर सुन्न होने के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे मरीज का शरीर सुन्न होकर लकवा का शिकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कलेक्टर ने इस बीमारी से डरने के बजाय इसका तत्काल उपचार करवाने की अपील की है। मंदसौर शहर के जीबीएस का ट्रीटमेंट मंदसौर के बाहर भी ले रहे थे, तो ये क्योंकि कुछ केसेस आए थे सामने, तो हम लोग ने मुल्तानपुरा की एक स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया। डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, तो वो सर्वे करने वाली टीम के साथ अपने सिम्टम्स ज़रूर शेयर करें, ताकि यदि किसी के में भी ऐसे केसेस कहीं पे भी डिटेक्ट होते हैं तो उनका अर्ली डिटेक्शन हो सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर से हाथी की मूर्ति की चोरी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की गई मूर्ति भी बरामद कर ली, लेकिन टुकड़ों में। मुख्य आरोपी ने एक कबाड़ी को मूर्ति बेच दिया और फिर कबाड़ी ने उस मूर्ति के कई टुकड़े करने के बाद उसे रख लिया था, जहां से पुलिस ने कबाड़ी के पास से ही मूर्ति के टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। आरोपियों ने पीतल के हाथी को इमरान को बेचा था, जिन पैसों से उन्होंने नशीले इंजेक्शन खरीदे थे। दिनांक 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को थाना कोतवाली क्षेत्र में घर के पोर्च से पीतल की हाथी की मूर्ति चोरी हुई थी। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को जिसने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। जबलपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के कलेक्टर के आदेश के बाद अब हेलमेट कमाई का एक जरिया बन गया है। जबलपुर में वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के दौरान लोग 10-10 रुपए किराए में हेलमेट लेते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो जबलपुर के रानीताल हनुमान मंदिर के समीप स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पेट्रोल डलवाने आए लोग किराए के हेलमेट लेने के बाद पेट्रोल डलवाते नजर आ रहे हैं। वही मामले को लेकर पंप संचालक का कहना है कि युवक अवैध रूप से पंप के अंदर लोगों को किराए से हेलमेट दे रहा था। इसकी जानकारी लगते ही उसे वहां से भगा दिया गया। अब देखना होगा कि कलेक्टर के इस आदेश के सरेआम धज्जियां उड़ाने का ये वीडियो सामने आने के बाद क्या कार्रवाई होगी। आगर मालवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने है। महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए। युवती ने नशा देकर बंधक बनाने और अजनबियों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए। ये आरोप युवती ने वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक भावना पड़ोदिया पर लगाए हैं। युवती ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शिकायत भेजा। उनका कहना है कि उनका अपहरण कर जबरन बंधक बनाया गया, नशीली दवाएं दी गई और अजनबियों से शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया गया। उसने आरोप लगाया कि सेंटर की प्रशासक भावना उसे बार बार ये कहकर धमकाती थी कि अगर विरोध किया तो जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित का कहना है कि उसे 11 अप्रैल 2024 को कई लोगों ने अगवा किया, फिर पहले पानखेड़ी और बाद में वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। वहां उसे भावना पड़ोदिया की निगरानी में रखा गया, जहां उसके साथ मारपीट के बाद मानसिक शोषण हुआ। उसने अपने आप को बताया था कि यहाँ पहले भी एक युवती सेंटर से गायब होने का मामला सामने आ चुका है। वन स्टॉप सेंटर के पूर्व प्रशासक जो थी, उनके खिलाफ एक आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। उक्त आरोपों की जांच थाना कोतवाली में की जा रही है और जांच पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल नवाब की पुश्तैनी संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने नवाब की संपत्ति में सभी वारिसों के बीच बंटवारे का रास्ता खोल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें भोपाल जिला अदालत के 25 साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट को इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने और 1 महीने में फैसला लेने के लिए निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के बीते 30 जून के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के दखल से भोपाल के आखिरी नायब हमीदुल्लाह खान की संपत्तियों का मामला नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बता दें कि यह मामला भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।